So we are doing chapter industries. We have done thorough reading of this chapter, and next is the time of exercises. Yesterday we were doing exercises, and today I'm going to repeat other topics related to this chapter, such as factors. Which are the factors responsible for the location of the industries? अगर हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो हमें कौन सी चीजों को दिमाग में रखना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर भी बनाना ना, तो आप इन चीजों को, आपके पेरेंट्स इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे लोकेलिटी कैसी है, यहाँ पे हर चीज की फैसिलिटी है, इस एरिया में लाइट, वाटर, कहीं पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम तो नहीं है इस एरिया में। इस एरिया में कहीं आप ये भी देखोगे कि मार्केट इजी एक्सेस टू मार्केट है जहाँ पे आप घर ले रहे हो, कहीं वो कट ऑफ तो नहीं है उस एरिया से, कहीं वो इतना दूर तो नहीं है, रिमोट एरिया में तो नहीं चला गया कहीं। तो ये सब कुछ आप तब घर बनाते वक्त अगर हम सब कुछ देखते हैं तो एक इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले जो जो रिक्वायर होता है वो सब माइंड में रखा जाता है। नो डाउट आज की डेट में गवर्नमेंट इज encouraging the industrialists to set up the industries in backward areas, remote areas. गवर्नमेंट खुद उन फैसिलिटीज को लोगों को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बट फिर भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इतना, जिसने ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट करना है, तो वो किस किस चीज को दिमाग में रखेगा वाइल सेटिंग अप इंडस्ट्रीज? फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कहोगे लैंड होनी चाहिए, ठीक है। कल को उसने अपना इंडस्ट्रियल रीजन अपना बड़ा करना है, तो अगर आगे उसके पास स्पेस ही नहीं होगी तो पिट्सबर्ग में यही तो रीजन है, वहां पे इसलिए इंडस्ट्रियल रीजन वो डेवलप ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज अहमदाबाद से अगर हम कंपेयर करें तो पिट्सबर्ग में ज्यादा डेवलपमेंट इसलिए हुई बिकॉज वहां पे स्पेस ज्यादा थी, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रीजन को और एक्सपैंड किया, वेयर एज अहमदाबाद में ऐसी फैसिलिटी उनके पास नहीं थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कहोगे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, है ना। फिर आप कहोगे नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है उस एरिया में, ये भी आप बताओगे, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी एंड स्किल्ड, दोनों तरह की उनको लेबरर्स चाहिए, ठीक है। क्या लेबरर्स पास वाले विलेजेस में से या टाउन्स में से कहीं से अवेलेबल हो जाएंगे अगर हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे? ये चीजें दिमाग में रखी जाती हैं। देन क्लाइमेट सूटेबल है वहाँ पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वहाँ पे पावर सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और वहाँ पे वाटर सप्लाई, वहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मोस्टली ये लोग रिवर्स के पास अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं कि इनको प्रॉब्लम ही ना आए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स, ये सब कुछ। एंड ट्रांसपोर्टेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या वहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलेगी, क्या वहाँ पे रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नियर बाय एरिया, तो ये सब कुछ। एंड इजी एक्सेस टू मार्केट है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स को मार्केट में अगर भेजना है तो इजी एक्सेस टू मार्केट है। तो ये सब कुछ वो वाइल सेटिंग अप इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो यू विल राइट सेम पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। आपको ये क्वेश्चन अगर करना है कि लोकेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, तो आप यही बताओगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, availability of skilled and semi-skilled laborers, availability of water, availability of power supply, then आप बताओगे लैंड, वहाँ पे लैंड है, और अगर कल को इंडस्ट्रियल रीजन को एक्सपैंड करना है तो वहाँ पे और लैंड है, इजी एक्सेस टू मार्केट है। फिर आप कहोगे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, वो सब अवेलेबल है। तो ये सब कुछ आप इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो क्यों मुंबई में ही सेटअप हुई? ऐसा क्यों? वाई इन मुंबई? हमने खुद पढ़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सेटअप इन मुंबई, आई थिंक इन 1854, देन इन अहमदाबाद, सेकेंड नंबर पे वो अहमदाबाद में सेटअप हुई।
वाई इन मुंबई फर्स्ट? तो इसके लिए आप बताओगे, अब भी जो मैंने क्वेश्चंस पॉइंट बोले हैं ना, अब आप उन्हीं पॉइंट्स को इसके साथ लिंक कर दोगे, नो नीड टू लर्न, उन्हीं पॉइंट्स को इसके साथ जोड़ दो। कैसे? आप बताओगे कि मुंबई में सबसे पहले तो क्लाइमेट जो है दैट इज ह्यूमिड, क्योंकि कॉटन को वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो वहां पे क्लाइमेट जो है दैट इज सुटेबल फॉर कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि उनका थ्रेड नहीं टूटता। ठीक है, तो आप इसलिए बताओगे क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, थ्रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट में। फिर आप बताओगे कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, क्योंकि मुंबई एंड गुजरात दोनों में ही कॉटन की ग्रो होती है, और गुजरात इज द मेन स्टेट जहाँ पे कॉटन ग्रो होती है। तो रॉ मटेरियल, और वो नेबरिंग स्टेट है वैसे भी, मुंबई के साथ ही गुजरात है, तो आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल। मुंबई में पोर्ट फैसिलिटी है, ठीक है, पोर्ट अवेलेबल है मुंबई में, पोर्ट है वहां पे, ठीक है। तो अगर उन्हें हैवी मशीन्स चाहिए तो दे कैन इम्पोर्ट टू मुंबई फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से वो मशीन्स मंगवा सकते हैं, एंड एक्सपोर्ट देयर अपना जो भी मटेरियल है, फिनिश गुड्स, क्लोथ जो भी है, कॉटन टेक्सटाइल, दे कैन इजिली एक्सपोर्ट देयर कॉटन टेक्सटाइल टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से पोर्ट फैसिलिटी भी वहां पे है, कॉटन इजिली अवेलेबल है, और मुंबई जो है ना, इसके पास लेबरर्स, कितने विलेजेस या टाउन्स हैं छोटे छोटे जहां से लेबरर्स बोथ सेमी एंड स्किल्ड, बोथ लेबरर्स आर इजिली अवेलेबल। ठीक है, रत्नागिरी है वहां पे, हम कह सकते हैं कि लेबरर्स आर इजिली अवेलेबल, सेमी एंड स्किल्ड लेबरर्स बोथ आर इजिली अवेलेबल इन मुंबई। मुंबई में लेबरर्स इजिली अवेलेबल हैं, वाटर फैसिलिटी है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल इजिली, जो जो मैंने अभी लोकेशन वाले पॉइंट्स बोले हैं ना, सबसे पहले तो क्लाइमेट सुटेबल है, फिर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल है, फिर पोर्ट फैसिलिटी है, क्योंकि कल को इनको मशीन्स चाहिए तो इनके पास कहाँ से आएंगी, थ्रू पोर्ट्स, दूसरी कंट्रीज से ये मशीन्स भी मंगवा सकते हैं, और थ्रू पोर्ट्स दे कैन send their, they can export their cotton textile to other countries। तो लेबरर्स इजीली अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे और भी आप कह सकते हो, यहाँ पे पावर सप्लाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इन दिस वे आप कहोगे कि मुंबई में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले सेटअप हुई, देन इन अहमदाबाद, बाद में अहमदाबाद में सेटअप हुई, देन इन अदर पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, बाद में तो लुधियाना, आप कह सकते हो फगवाड़ा में भी आ गई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फिर आप कितने ही एरियाज बता सकते हो, कानपुर में, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री वाज सेटअप इन मुंबई, क्योंकि जो मुंबई में उन्होंने इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि मुंबई में हर चीज जो इंडस्ट्रीज को चाहिए होती हैं, all the facilities were available in Mumbai, and that's why cotton textile industry firstly set up in Mumbai। जिसको लोकेशन वाला क्वेश्चन आ गया ना कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशनल फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकता है कि वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई। अब आप इजीली कर सकते हो क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में इसलिए आई, नो यू कैन डू इट योरसेल्फ। क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में आई? बिकॉज सबसे पहले तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल, क्योंकि मुंबई एंड गुजरात दोनों ही कॉटन ग्रोइंग रीजन है, तो आप कह सकते हो कि उनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल। फिर आप कहोगे पोर्ट फैसिलिटी थी वहां पे, बिकॉज इनको अगर मशीन्स मंगवानी थी, टू इम्पोर्ट मशीन्स, पोर्ट उनको चाहिए थे, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि टू एक्सपोर्ट देयर कॉटन टेक्सटाइल टू अदर कंट्रीज, तो नीडेड पोर्ट, और वैसे भी मुंबई में आप कह सकते हो इज मार्केट, वहां पे इजी एक्सेस टू मार्केट भी आप कह सकते हो, मार्केट है। वो साथ में आप कह सकते हो सेमी एंड स्किल्ड दोनों लेबरर्स इजीली अवेलेबल, वाटर सप्लाई and power supply easily available, that's why cotton textile industry firstly developed in Mumbai and then in Ahmedabad and then in other parts of our country। क्योंकि आप अपनी कंट्री का बता रहे हो तो you have to write about your country only। आप कानपुर बता दो, फगवाड़ा बता दो, depend upon your wish, के बाद में दूसरी
जगहों पे भी, दूसरी सिटीज में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप हुई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो दैट इज अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। ठीक, अगर आपको पूछा जाए मैनचेस्टर ऑफ जापान, तो ओसाका। मैनचेस्टर ऑफ जापान, ओसाका। अगर आपको इनको कंपेयर करना है तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड मैनचेस्टर ऑफ जापान को कंपेयर करना भी आ सकता है, दो इट्स नॉट गिवन इन द बुक। अगर ये बुक में नहीं दिया तब भी आपको ये कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं। अहमदाबाद में अब एक प्रॉब्लम आ चुकी है, आप कहोगे कि अहमदाबाद इंडिया का मैनचेस्टर ऑफ गुड्स कहा जाता है एंड ओसाका इज द मैनचेस्टर ऑफ गुड्स ऑफ जापान। वो जापान का है और ये इंडिया का है। आप बताओ कि कहीं ना कहीं अहमदाबाद में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, अब ये डिक्लाइन हो रही है, डाउनफॉल हो रहा है इनका, डाउन जा रही है। वेयर बिकॉज अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर यूजिंग आउटडेटेड इक्विपमेंट्स। आउटडेट आप कहोगे कि इनके पास पुराने इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, दे आर नॉट यूजिंग मॉडर्न इक्विपमेंट्स। इनके इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो चुके हैं। ओसाका के इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप कहोगे कि आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग द इक्विपमेंट्स। जो भी इस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ओसाका में, वो न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, वेयर एज इन अहमदाबाद अब वो आउटडेटेड हो चुका है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब वैसे भी अहमदाबाद में उन्हें आर्टिफिशियल वे से क्लाइमेट को ह्यूमिड करना पड़ता है, वेयर एज इन ओसाका हम कहेंगे क्लाइमेट नेचुरल वे से ही वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट अवेलेबल है। तो इस वे से कहीं ना कहीं अब कौन सी जगह पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, इन ओसाका। कहाँ पे इसका डाउनफॉल हो रहा है, अहमदाबाद में। तो इस वे से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ओसाका एंड अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ जापान। तो आपको इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। किस इंडस्ट्री को बैकबोन कहा गया है अदर इंडस्ट्रीज की, तो दैट इज आपको एक इमीडिएट आपको याद रखना चाहिए, और वैसे भी आपको पता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। वैसे एक बात बताऊं, सबसे पहले जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल एंड इट वाज फॉलोड बाय आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाद में डेवलप हुई। तो आयरन एंड स्टील जो है दैट इज द बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। अब अपने आप सोचो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है ना, इसने आयरन एंड स्टील बनाया फ्रॉम आयरन ओर। अब वो जो रॉ मटेरियल है दैट इज यूज्ड बाय, इनका रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज, इनकी फिनिश प्रोडक्ट जो है ना आयरन एंड स्टील का, दैट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने आयरन ओर से क्या बनाया, आयरन एंड स्टील। अब इनका तो वो बन गया फिनिश प्रोडक्ट। अब दैट फिनिश प्रोडक्ट, वो फिनिश प्रोडक्ट बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यूज हुआ। फॉर एग्जांपल एक यूटेंसिल इंडस्ट्री है जिसने यूटेंसिल्स बनाने, आपके घर में यूटेंसिल्स हैं तो उसको पहले आयरन एंड स्टील चाहिए होगा, तो वो उस इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट है बस। बट यूटेंसिल जिसने बनाने उसका वो रॉ मटेरियल बन गया। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल एक सेफ्टी पिन से लेके एरोप्लेन तक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सारी इस पे डिपेंडेंट है। रॉ मटेरियल उनका, उनको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील ने आयरन ओर से आयरन एंड स्टील बनाया एंड दैट is used by other industries as their raw material। एक सेफ्टी पिन की इंडस्ट्री भी है जो दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आयरन एंड स्टील। तो इस वजह से आप बताओगे कि जो मशीन्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज, टूल्स बनाती हैं, वो इंडस्ट्रीज भी आयरन एंड स्टील पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल आप कहोगे शायद ये इंडस्ट्री डिपेंडेंट नहीं है, इट्स ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन आयरन एंड स्टील बिकॉज कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, और वो टूल्स इनके पास कहाँ से आएंगे, फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो वो मशीन्स, वो टूल्स हमारे घरों में भी देखो, वॉशिंग मशीन ले लो आप,
आप कोई भी मशीन्स ले लो, ठीक है, तो उसके लिए किस पे डिपेंडेंट है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इट मींस हर इंडस्ट्री जो है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन आयरन एंड स्टील। आईटी इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, all industries totally dependent upon iron and steel. Cotton textile industry totally dependent upon iron and steel. तो आयरन एंड स्टील पे तो सब डिपेंडेंट है। तो आप अपने आप बताओ विच इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एंड व्हाई। व्हाई का रीजन आप कुछ भी अपने वे से लिख सकते हो, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। आपने किस वे से इसका आंसर देना है कि व्हाई, क्यों इसको बैकबोन कहा गया, क्योंकि ये फीडर इंडस्ट्री है, इस सबको रॉ मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल है इसका फिनिश प्रोडक्ट है। इसने आयरन ओर से क्या बनाया, आयरन एंड स्टील, नो डाउट इट्स इसका फिनिश प्रोडक्ट है, बट बाकी इंडस्ट्रीज का वो, अब जिसने मशीन्स बनानी है उसे क्या चाहिए, आयरन एंड स्टील। और वो मशीन्स कैसे बनेंगी, अगर इस इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट लेंगे। अब वो मशीन्स यूज की कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने। इट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, आयरन एंड स्टील। तो जो टूल इंडस्ट्री, टूल्स जो हैं, टूल्स भी यहीं से आयरन एंड स्टील लेके बना, यूटेंसिल्स यहाँ से बने। अगर हम कहें कि एक सेफ्टी पिन भी बना तो वो भी इस पे डिपेंडेंट है। एरोप्लेन्स तक, सारी ऑटोमोबाइल्स, आईटी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री टोटली डिपेंडेंट अपॉन आयरन एंड स्टील। तो इस वे से आप कहोगे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्री, इसलिए इसको बैकबोन कहा गया। नो इज इट क्लियर। तो इस वे से आप इस चैप्टर को लर्न करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकेशनल एडवांटेजेस यू शुड नो। आपको किसी के भी पूछ लेना उन्होंने, फॉर एग्जांपल आपको कह सकते हैं राइट द लोकेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आप क्या लिखोगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशनल, आपको अगर पूछी जाए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, अगर आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको क्या देखना है, सब कुछ। सबसे पहले तो आपके पास रॉ मटेरियल, आप उस एरिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा। सेकंड, वाटर फैसिलिटी होगी। थर्ड, पावर सप्लाई होगी। फोर्थ, लैंड इजीली अवेलेबल है, लैंड चीप रेट पे जहाँ पे मिल रही है ना। फिर आप कहोगे कि वो एरिया, बेंगलुरु में क्यों आईटी इंडस्ट्री गई, क्योंकि वहाँ पे चीप रेट पे लैंड अवेलेबल थी बेंगलुरु में। तो आप कहोगे कि इस ये सारा कुछ वाइल सेटिंग अप इंडस्ट्रीज देखा जाता है कि उसको रॉ मटेरियल वहाँ से इजी मिल रहा है, तो उसको सब कुछ सेमी अनस्किल्ड लेबरर्स मिल रहे हैं, इजी एक्सेस टू मार्केट है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो उनको पोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स, तो वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी है। तो इसीलिए कॉटन एंड टेक्सटाइल, ये सारे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लर्न करने से ऑल आंसर्स आर क्लियर। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आपको आ जाए कि व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई, तो यू विल राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे। आप यही बताओगे ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्यों मुंबई में आई, मुंबई का क्लाइमेट, ठीक है ना, सुटेबल फॉर वीविंग थ्रेड आप कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि मुंबई में आप कहो कि कॉटन ग्रोइंग रीजन है, कॉटन ग्रोइंग एरिया है, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। और अगर मुंबई नहीं तो वहां से गुजरात है कॉटन ग्रोइंग एरिया, तो वहां से इजीली, क्योंकि नेबरिंग है, तो नेबर से उनको मिल जाता अपना रॉ मटेरियल। फिर आप बताओगे कि इजी एक्सेस टू मार्केट है, फिर आप बताओगे पोर्ट फैसिलिटी है, फिर आप बताओगे गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। फिर अगर इन्होंने मशीन्स भी मंगवानी है, हैवी मशीन्स अगर मंगवानी है टू इम्पोर्ट मशीन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तब भी इनको पोर्ट्स चाहिए। अगर इन्होंने अपनी गुड्स एक्सपोर्ट करनी है, कॉटन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना है टू अदर कंट्रीज, तब भी इनको क्या चाहिए, देन आल्सो दे नीडेड, क्या चाहिए इन्हें, पोर्ट फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट देयर कॉटन टेक्सटाइल। एक्सपोर्ट करने के लिए भी इन्हें पोर्ट फैसिलिटी चाहिए, इजी एक्सेस टू मार्केट चाहिए, फिर इन्हें स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स चाहिए, फिर इन्हें वाटर सप्लाई प्रॉपर चाहिए, फिर इन्हें पावर सप्लाई चाहिए। ये सब कुछ इजीली अवेलेबल होने के कारण फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप इन मुंबई। फिर आपको अगर ईयर लर्न है तो यू कैन राइट कि 1854 में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में सेटअप हुई। देन सेकंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भी क्यों क्योंकि उसे आप बताओ कि अहमदाबाद भी कॉटन ग्रोइंग रीजन है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला गया। हो सकता है आपको मुंबई की जगह अहमदाबाद दे दें पेपर में, डिपेंड अपॉन द विश ऑफ द टीचर, या एक सेट को मुंबई देके एक को अहमदाबाद दे दें। फिर तो आपको अहमदाबाद के लिए भी यही सारे पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों अहमदाबाद में इंडस्ट्री सेटअप हुई,
क्योंकि अहमदाबाद कॉटन ग्रोइंग रीजन, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स। फिर आप बताओगे अहमदाबाद का क्लाइमेट। फिर आप बताओगे क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए तो इस यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है। फिर आप बताओगे कि वाटर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साबरमती रिवर इज देयर। फिर आप बताओगे कि अहमदाबाद में पावर सप्लाई, ये सारी चीजें वहाँ पे इजीली अवेलेबल थी। दैट्स वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में, अगर साथ में अहमदाबाद की इंडस्ट्री देख के साथ में पूछ लें कि क्या अब अहमदाबाद की इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो यस, अहमदाबाद की इंडस्ट्री को अब प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं नॉट दीज डेज इट हैज टू मेट इट्स डिक्लाइन। अब ये कहीं ना कहीं इसका डाउनफॉल हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास अब आपको कि ये अभी भी आउटडेटेड मशीन्स, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं, और वैसे भी आर्टिफिशियल वे से ह्यूमिड क्लाइमेट वो क्रिएट करते हैं। तो ड्यू टू दीज रीजंस कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का अप डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, बैकबोन वाला तो आपको आ ही गया होगा। क्यों बैकबोन किसको बोला गया? बैकबोन, बैकबोन मीन्स अगर एक मिनट हमारी बैकबोन, हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे उसके बिना, ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रीज, अगर उनके पास कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी आपका किचन है, उसमें भी नाइफ के बिना मम्मा क्या सब्जियां बना लेगी? मशीन के बिना आप अगर चाहे आप कुछ भी, अगर आपके मम्मा सारी न्यू टेक्नोलॉजी की किचन सेटअप की हुई है, कुछ भी नहीं, आप टूल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बट मशीन्स तो यूज कर रहे हैं ना। चपाती मेकर, वो भी तो किसी ऐसी इंडस्ट्री से, आयरन एंड स्टील से, वो उस पर डिपेंडेंट होएगा ना। चाहे आपके घर में फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बट वो भी तो डिपेंडेंट है ना उस पर। तो बैकबोन कौन हुई सारी इंडस्ट्रीज की? बैकबोन कौन है? आयरन एंड स्टील। क्योंकि आयरन एंड स्टील ही नहीं होएगा तो क्या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उसकी, उसके टूल्स, उसके, आप कहोगे कि उसकी मशीन्स मिलेंगी? एग्रीकल्चरल देख लो, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी अगर हम कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो आप कहोगे ये कहाँ आयरन एंड स्टील पे? ये भी तो आयरन एंड स्टील पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स टूल्स। आप शुगर मिल जाओ तो वहां पे ये भी तो किस पे डिपेंडेंट है? नो डाउट ये शुगर केन से शुगर बनाती है, पर ये डिपेंडेंट किस पे है? आयरन एंड स्टील फॉर इट्स टूल्स एंड मशीन्स। तो कहीं ना कहीं बैकबोन कौन है सारी इंडस्ट्रीज की? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील ने आयरन ओर से क्या बनाया? आयरन एंड स्टील। तो वो तो उसका फिनिश प्रोडक्ट है, बट बाकी इंडस्ट्रीज का वो रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो सारी इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? iron and steel industry. That's why it is known as backbone. It's a feeder industry that feeds raw material to other country, other industries. जो दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उनका तो वो रॉ मटेरियल हो गया ना। एक सेफ्टी पिन इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? आयरन एंड स्टील। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? आयरन एंड स्टील। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी अगर हम लेते हैं कोई भी इंडस्ट्री है, शुगर केन या शुगर मिल है, फ्लोर मिल है, कोई भी है, टोटली डिपेंडेंट अपॉन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आप अपने वे से कोई भी एग्जांपल देके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस अगेन टुमारो इन द क्लास, एंड टुमारो इज योर टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डू टेस्ट विद इन 10 मिनट्स। कल आप सिर्फ 10 मिनट्स में टेस्ट करोगे, and then I will repeat these questions again in the class. Is it clear? Try to do these question answers in your homework copy, and एक आध अगर कोई क्वेश्चन रह भी गया है तो आप उसे प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो, because you have done reading. Try to solve, and tomorrow we will discuss in the class.